सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज जो हम बात करेंगे देखिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेशली किसके लिए? एलटी ग्रेड के लिए, यूपी एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ इसके इस टॉपिक पर कम ही ऐसे चैनल होंगे जो इसको अभी करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने एक इस टॉपिक पर एक क्लास ले चुका हूँ मैं जिसमें हमने बात करी थी, विनिमय विपत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं और साथ में उस पर कितने उसके पक्षकार होते हैं और पक्षकार के बाद हमने देखा था कि विनिमय विपत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे सबसे पहले विनिमय विपत्र और चेक में अंतर क्या है? क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस बनाकर पूछ लिया जाता है। या तो असत्य कथन पूछ लिया जाता है, दोनों के बारे में देने के बाद, या फिर आपको सीक्वेंस लगाकर दे देते हैं कि बताइए इसमें कौन-सा सही मैचिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखिए सबसे पहले आज हम देखेंगे कि चेक एक तरफ लेंगे हम चेक और दूसरी तरफ होगा विनिमय विपत्र। अगर लेखक की बात करें तो देखिए चेक का लेखक कौन होता है? चेक का लेखक वही होगा, चेक वही लिखेगा जिसका बैंक में खाता होगा। पहली बात, जिसका बैंक में खाता है वही चेक लिखता है। ठीक है, बैंक में जिसका खाता खुला है वो क्या लिखता है? चेक लिखता है। और विनिमय विपत्र को जो ऋणदाता होता है, जो ऋणदाता होता है या फिर जो विक्रेता होता है माल बेचता है, वो क्रेता वो क्रेता या ऋणी पर वो क्रेता या ऋणी पर लिखता है। तो देखिए यहाँ जो लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा उस पर क्रेता पर या ऋणी पर। और चेक किस पर लिखा जाएगा? चेक ये नहीं है कि किस पर लिखा जा रहा है, चेक तो बस लिखा जाना है और कहाँ पर? वो बैंक जिसका बैंक में खाता है वही लिखेगा। ठीक है? तो ये हुआ आपका लेखक में फ़र्क, लेखक में अंतर। स्वीकृति की बात करें तो चेक की देखिए स्वीकृति नहीं होती है, चेक में स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन विनिमय विपत्र की स्वीकृति आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं होती है तो विनिमय विपत्र नहीं बनता है, वो ड्राफ्ट ही रहेगा। भुगतान की बात करें तो माँग पर देय होता है। जब भी चेक जमा होता है तो वो माँग पर देय होता है। लेकिन यहाँ पर माँग पर या तो माँग पर देय होगा या फिर एक निश्चित समय बाद देय होता है। एक इसका निश्चित समय भी होता है, जैसे लिखने के 2 साल 2 महीने, 4 महीने बाद इसमें समय जो है उस पर इसका पेमेंट करना होता है। रेखांकन की बात करें तो चेक का रेखांकन किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि चेक क्या होते हैं, चेक आपके रेखांकन चेक भी होते हैं। या तो कोने में उसपे 2 लाइन होती हैं, बीच में उसकी लाइन खींचकर उसका नाम भी इसमें लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली। तो चेक का लेखांकन किया जा सकता है, लेकिन जो आपका विनिमय विपत्र होता है, उसका लेखांकन नहीं किया जा सकता। आदेश की बात करें, तो ये निश्चित बैंक को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। एक निश्चित बैंक होता है, जिसको आदेश दिया जा रहा है, फिक्स बैंक है। अगर चेक लिखा जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक पर, तो पंजाब नेशनल बैंक को ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि आप पेमेंट करोगे। अगर एसबीआई पर लिखा जा रहा है, तो एसबीआई को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप पेमेंट करेंगे। लेकिन विनिमय विपत्र में ऐसा नहीं होता। इसमें किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। इसमें बैंक नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? इसमें बैंक को आदेश नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर बैंक को आदेश नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसमें क्या होता है, किसको आदेश दिया जाता है? बैंक को आदेश दिया जाता है इसमें भुगतान करने का। भुगतान की तिथि की बात करें, तो चेक का भुगतान चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है। जैसे ही आप बैंक में लेकर जाते हैं चेक को, चेक आप वहाँ देते हैं तो तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन बिल का भुगतान या तो तुरंत होगा भुगतान या तो तुरंत होगा या फिर एक निश्चित अवधि होगी, उस अवधि के बाद ही किया जाएगा। 2 महीने की अवधि है तो 2 महीने के बाद ही होगा, 3 महीने की अवधि है तो 3 महीने के बाद ही होगा।
टिकट की बात करें तो देखिए आपने देखा होगा चेक पर टिकट नहीं लगाए जाते हैं। चेक पर आपने क्या टिकट देखे हैं? नहीं। तो चेक पर टिकट नहीं होते हैं, चेक पर टिकट नहीं होते हैं। लेकिन आपका जो विनिमय विपत्र होता है उस पर टिकट लगे होते हैं। अनादरण की बात करें, डिसऑनर्ड की बात करें, तो देखो अनादरण की सूचना देना ज़रूरी नहीं होता। अगर ये अनादरण हो गया है तो इसकी सूचना देना ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ने चेक दिया और वो अनादरण होगा उसकी सूचना देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर बात करें किसकी? विनिमय विपत्र की, तो अनादरण की सूचना संबंधित पक्ष को देना ज़रूरी होता है। जो भी उससे संबंधित पक्ष होते हैं, उन सभी को सूचना देनी होती है। किसकी? विनिमय विपत्र के अनादरण की। अगर बात करें अनुग्रह दिवस, ग्रेस पीरियड, इंग्लिश में ग्रेस पीरियड कहेंगे इसको, तो चेक में कोई अनुग्रह दिवस नहीं होता। चेक में अनुग्रह दिवस नहीं होता है। जबकि इसमें 3 अनुग्रह दिवस होते हैं। जैसे आज आपकी 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल में आपने 3 महीने के लिए बिल लिखा। 3 महीने के लिए आपने बिल लिखा, तो 1 अप्रैल से 1 महीना कब होगा? 1 मई, 1 मई 3 महीने का बिल है, तो 1 मई को 1 महीना हो जाएगा, 1 जून को 1 महीना हो जाएगा और 1 जुलाई को 1 महीना हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 जुलाई में आपका पेमेंट होना चाहिए, तो इसमें 3 डेज़ ऐड कर दीजिए, तो पेमेंट जो होगा वो होगा आपका 4 जुलाई को। तो ये क्या है 3 दिन, ये होते हैं ग्रेस पीरियड। ये चेक में तो नहीं मिलते, लेकिन विनिमय विपत्र में ये होते हैं। तो ये हो गया इसका अंतर। देखिए, अगर बात करें निक्राई खर्च, तो चेक का अगर अनादरण हो जाता है, तो चेक के अनादरण पर निक्राई करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है? अब आप कहेंगे सर ये निक्राई क्या है? निक्राई होता है नोटिंग चार्ज, ठीक है? नोटिंग कराना उसको जैसे आप कभी गए होंगे नोटेरी होती है, नोटेरी कहाँ तो होती है? नोटेरी चार्ज होता है ये, नोटेरी चार्ज। नोटेरी कहाँ होती है? आपकी तहसील वगैरह में भी होती है। तो नोटिंग कराना आपको निक्राई कराना ज़रूरी नहीं होता है चेक पर, लेकिन अगर इसकी बात की जाए कहाँ पर? विनिमय विपत्र पर, तो यहाँ निक्राई कराना ज़रूरी होता है, आवश्यक हो जाता है। भुगतान रोकना, चेक का भुगतान रोका जा सकता है। अगर आपने देखिए चेक काट दिया है तो आप फ़ोन कर सकते हैं बैंक में और उसका भुगतान रोक सकते हैं, चेक नंबर बताकर। इसका भुगतान देय तिथि पर नहीं रोका जा सकता। अगर इसकी तिथि आ गई है 2 महीने तक विक्रेता ने इंतज़ार किया है और वो बैंक में पहुँचता है, तो फिर आप रोक नहीं सकते, उसका पेमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। दायित्व की बात करें, तो चेक लिखने के लिए 6 माह तक ही भुगतान हो सकता है। अगर चेक लिखने के दिनांक से 6 माह तक ही भुगतान हो सकता है, लेकिन देय तिथि पर प्रस्तुत न करने पर अगर आपने विनिमय विपत्र जो जिस तिथि में जो भी देय तिथि थी, जो भी 2 महीने बाद देय तिथि थी, उस पर यदि आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो स्वीकृति का दायित्व समाप्त हो जाता है। तो उस पर स्वीकृति का दायित्व क्या हो जाता है फिर? समाप्त हो जाता है। तो आगे देखें, मृत्यु या पागलपन। देखिए, चेक के पागल, दिवालिया या फिर मृत होने पर बैंक चेक का भुगतान रोक सकता है। कैसे? मतलब कहने का ये है कि अगर ए ने चेक दिया है, किसको? बी को चेक दिया है और अगर बी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? चेक रोका जा सकता है। बी के हाथ में जो चेक है, उसको रोका जा सकता है। हो सकता है उसका पेमेंट ना हो, मृत्यु होने पर या पागल या दिवालिया होने पर। लेकिन जो विनिमय विपत्र होता है, इसका बिल का भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आपकी मृत्यु हो गई हो, मतलब जिसको पेमेंट करना है, लेकिन बैंक उसका पेमेंट कर देगा, ठीक है? विदेशी भुगतान की बात करें, तो विदेशी भुगतान में चेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चेकों का प्रयोग विदेशी भुगतान में नहीं करते हैं, ये तो देश के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर विनिमय विपत्र की बात करें, तो देखिए देशी तथा विदेशी दोनों भुगतानों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और आप ये भी याद रखें, देखिए इस तरह के पॉइंट्स अगर आपके सामने निकल कर आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इन निम्न में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन-सी बात सही है और आपसे कह देंगे कि आपसे पूछा ये जाएगा कि बताइए बिल के संदर्भ में
क्या सत्य है, और आपको लिख कर दे देगा। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपसे कहेगा कि बिल के भुगतान पर मृत्यु या पागलपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपसे कहेगा कि बिल का प्रयोग देशी तथा विदेशी दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। और फिर आपसे ये कह देगा कि बिल की बिल की एक प्रति बनाई जाती है। आपसे ये कह देगा बिल की एक प्रति, विनिमय विपत्र की, सॉरी बिल की नहीं, विनिमय विपत्र की एक प्रति बनाई जाती है। तो आप तभी तो बता पाएंगे कि कौन सा कथन गलत है, जब आपने पढ़ा है, सीखा है कि हाँ भाई चेक क्या है, चेक में और आपके विनिमय विपत्र में क्या डिफरेंस है। तभी तो बता पाएंगे आपके ये गलत है। इसलिए दोनों के अंतर पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन डीपली कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो कोई मौका मत छोड़िए आप कि एग्जामिनर आपको फंसा दे या आपको हरा दे। विदेशी विदेशी देखिए भुगतान करने में चेक का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन देशी और विदेशी दोनों में विनिमय विपत्र का प्रयोग हो सकता है। प्रतियों की बात करें, कॉपी की बात करें, कितनी कॉपी होती है, तो देखिए चेक एक प्रति में बनाया जाता है, चेक की एक प्रति बनाई जाती है। विनिमय विपत्र की 3 प्रतियाँ, विनिमय पत्र की विदेशी भुगतान के लिए, किसके लिए? विदेशी भुगतान के लिए 3 प्रतियाँ बनाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। जाली हस्ताक्षर, यदि हस्ताक्षर जाली हैं तो हस्ताक्षरकर्ता कानूनी रूप से दोषी होता है। जिसने सिग्नेचर किए हैं जाली, वो क्या होगा? वो सिग्नेचर करने वाला दोषी होगा कानूनी रूप से। और अगर बात करें विनिमय विपत्र की, तो जाली हस्ताक्षर होने पर लेखक को कानूनी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है चेक, आप उस पर जो विनिमय पत्र पर जाली सिग्नेचर थे तो आप कानूनी रूप से उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। निर्धारित प्रपत्र की बात करें, तो चेक मुद्रित पत्र होता है जो बैंक देता है। चेक क्या होता है? मुद्रित पत्र होता है जिसे बैंक देता है। बैंक से ही आपको मिलेगा और वो प्रिंटेड होगा। उस पर खुद लिखा होगा बैंक का नाम और अमाउंट की जगह। चेक तो आपने ख़ैर देखा ही है, तो देखिए वो बिल्कुल क्या होता है? प्रिंटेड होता है, मुद्रित होता है। जबकि यह लिखित या मुद्रित होता है, ये दोनों हो सकता है। ये लिखा-लिखाया भी हो सकता है, मुद्रित भी हो सकता है। मतलब लिखाया भी जा सकता है, आप इसे खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं और ये मुद्रित भी हो सकता है। इसका निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, इसका प्रारूप निर्धारित नहीं है, केवल चेक का ही प्रारूप निर्धारित होता है। तो ये बातें थी किसकी? चेक और विनिमय विपत्र में क्या अंतर होता है, इसको आप अच्छे से देख लें, 1-2 बार और देख लें। जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो एक उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल में सब कुछ, आपको ये नोट्स भी मिल जाएँगे, आप बार-बार पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है? मतलब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? तो प्रतिज्ञा पत्र की बात करें तो देखिए, इसे ऋणी पक्ष लिखता है। इसे कौन लिखेगा? ऋणी पक्ष। ऋणी पक्ष का मतलब देखिए, ए को बी से पैसा लेना है, ठीक है? ए को बी से पैसा लेना है, तो ए क्या करता था? थोड़ी देर पहले हम जिसकी बात कर रहे थे विनिमय विपत्र की, ए ही लिखता था। कौन लिखता था? ए ही लिखता था, क्योंकि ए को पैसा लेना था और स्वीकृति कौन देता था? बी देता था। लेकिन अब क्या है? अब यहाँ ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब क्या होगा? ए को पैसा लेना है, ए को पैसा लेना है, ए को पैसा लेना है और बी को पैसा पैसा देना है। तो बी को पैसा देना है, तो अब की बार बी लिखेगा। अब की बार क्या होगा? बी लिखेगा। तो बी क्या लिखेगा? प्रतिज्ञा पत्र। मतलब देने वाला ही लिख रहा है यहाँ। प्रोमिसरी नोट जो होगा वो कौन लिखेगा? बी लिखेगा। तो जस्ट अपोजिट नहीं हो गया उससे बिल्कुल। वहाँ लेने वाला लिखता था पैसा, जिसको पैसा लेना है, और यहाँ कौन है? जो पैसा देगा वो लिख रहा है। पहली बात। लेखक इसके द्वारा लिखी लेखक इसके द्वारा लिखी रकम को निश्चित समय बाद भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। कौन? लेखक। जो लेखक है वो क्या प्रतिज्ञा करेगा? वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं 2 महीने बाद या इस तारीख को मैं इतने पैसे वापस करूँगा। किसको? या तो इसमें लिखे हुए व्यक्ति को, या तो इसमें लिखे हुए व्यक्ति को, या फिर जिसको आदेश दिया गया है उसको। मतलब इसके वाहक को, जिसके पास यह प्रतिज्ञा पत्र होगा उसको। इस प्रकार इसे लिखने और इस पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं कौन होता है?
ऋणी होता है। ऋणी मतलब कौन? जो पैसा देगा। इस प्रकार इस प्रकार प्रतिज्ञा पत्र लिखित शर्त रहित होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि बदले में क्या लेना है। तो बी यहाँ पर पैसा देने वाला था और बी ही इसको लिखेगा। ठीक है, बी ही इसको बताएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये किस तरह का होता है? देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये दर्शनीय है, आगे हम टाइप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए 26,000 रुपए का, 2600 रुपए की बात हुई है, 2,600 रुपए की शामली लिख दिया है यहाँ, और 15 जनवरी 2007। इसमें लिखते हैं मांगने पर मैं डॉक्टर लोकेश्वर दत्त कुलसारी को या फिर इसके आदेशित व्यक्ति को या फिर वाहक को 2,600 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो ये दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र का नमूना है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन लिख रहे हैं इसको, कौन हस्ताक्षर करे? दीपक। तो इस तरह का होता है आपका प्रतिज्ञा पत्र। तो इसको आप याद रखें। इसको कौन लिखता है? इसको जो पैसा देगा वही लिखता है। तो बस इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। बाकी अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा तो वैसे पूछी नहीं जाती है एग्जाम में। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही करा रहा हूँ आपको। विशेषता या लक्षण पूछ लेते हैं। तो देखिए विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। यह लिखित होता है। यह लिखित होता है। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है ये क्या होता है? लिखित होता है। यह शर्त रहित होता है। इसमें कोई कंडीशन या शर्त नहीं होती। प्रतिज्ञा पत्र होता है। प्रतिज्ञा पत्र होता है क्योंकि इसके द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है। यह क्या होता है? एक प्रतिज्ञा पत्र होता है क्योंकि इसके द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है, प्रॉमिस किया जाता है, इसलिए प्रोमिसरी नोट होता है ये। यह निश्चित समय के लिए लिखा जाता है। इसे ऋणी लिखता है। इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऋणी जो है उसने लिख दिया तो स्वीकृति की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जो लिखने वाला है। इसमें लिखने की तिथि भी लिखी जाती है। निश्चित रकम के भुगतान के लिए लिखा जाता है। इस पर विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है। इस पर टिकट लगाए जाते हैं। इसका भुगतान चलन मुद्रा में ही किया जाता है। जिस मुद्रा का चलन है, जो मुद्रा चल रही है, जो मनी चल रही है, उसमें इसका भुगतान किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र के कौन-कौन से पक्ष हो सकते हैं। मतलब पार्टीज कौन-कौन सी हो सकती हैं प्रोमिसरी नोट की। तो देखिए यहाँ पर 2 पक्ष होते हैं। कौन-कौन से? लेखक। यह कौन होगा? ऋणी होगा जो पैसा देता है, जो एक निश्चित समय बाद भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस समय बाद भुगतान करूँगा। अदाता वह पक्ष होता है जिसे प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान देने का वचन दिया जाता है, मतलब जो पैसा प्राप्त, रुपया प्राप्त करने वाला होगा। तो इसकी ये पार्टीज भी क्लियर है। कौन-कौन सी पार्टी होती है? 2 पार्टी होती हैं। अब देखते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए इसके प्रकार को भी 2 आधार पर देखेंगे हम। देय तिथि के आधार पर देख सकते हैं और दूसरा दायित्व के आधार पर देख सकते हैं। अगर बात करें देय तिथि की, तो देय तिथि के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र होता है और मुद्रित प्रतिज्ञा पत्र होता है। दर्शनी ये वे प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जिनका भुगतान मांगने पर तुरंत किया जाता है। जैसे मांगने पर, जब भी पैसा मांगा जा रहा है, तुरंत आपको क्या करना है? भुगतान करना है। जैसे आपके सामने आता है ये प्रतिज्ञा पत्र, तुरंत आपको भुगतान करना है। मुद्रित होते हैं वे प्रतिज्ञा पत्र जिसका भुगतान उसमें लिखे गए समय के बाद किया जाता है। ठीक है, एक में तो टाइम लिखा होगा कि कब भुगतान करना है, और एक में टाइम लिखा नहीं होगा। जब भी आपको ये दिखाया जाएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गए देय तिथि के आधार पर। दायित्व के आधार पर देखते हैं। दायित्व के आधार पर कौन से हो सकते हैं? देखिए दायित्व के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला एकांकी प्रतिज्ञा पत्र होता है। यह वह प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है तो इसको बोलेंगे एकांकी प्रतिज्ञा पत्र। अगर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भुगतान करने की संयुक्त रूप से
प्रतिज्ञा करते हैं तो उस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। या तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति भुगतान करने की संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम दोनों मिलकर देंगे पैसा, दो लोग कह रहे हैं हम दोनों मिलकर देंगे पैसा, तो ये हो जाएगा संयुक्त। और थर्ड होगा संयुक्त तथा पृथक प्रतिज्ञा पत्र। यह प्रतिज्ञा पत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है। इसके भुगतान की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से भी होती है और अलग अलग भी होती है। देखिए संयुक्त में तो संयुक्त रूप से थी, दोनों की जिम्मेदारी थी, और यहाँ दोनों की अलग अलग रूप से जिम्मेदारी है। मतलब कुछ वह देगा पहला, कुछ दूसरा देगा। ठीक है। अब दर्शनी कैसा होगा, तो दर्शनी को देख लीजिए। ये दर्शनी है जिसको मैं पहले दिखा चुका। दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र। और मुद्दती या एकांकी प्रतिज्ञा पत्र कैसा होता है, देखिए आज से 3 माह बाद मैं स्वयं स्वरूपानंद को उनके आदेशित व्यक्ति को 3000 रुपए देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है और इन दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि कब देना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो ये तो होगा दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि कब देना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है आज से 3 माह बाद। तो ये क्या हो गया, मुद्दती हो गया। ठीक है। अब अंतर देख लेते हैं कि विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर क्या होता है। तो यह आज्ञा पत्र होता है, यह प्रतिज्ञा पत्र होता है। देखिए यहाँ तो आज्ञा दी जाती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये प्रतिज्ञा खुद स्वयं ली जाती है, प्रॉमिस किया जाता है। इसे दूसरे पक्ष के नाम लिखते हैं, और इसमें अपने नाम से दूसरे व्यक्ति के पक्ष में लिखते हैं। यहाँ लिखने वाला दूसरे के ऊपर लिख रहा है, यहाँ इसे लिखने वाला दूसरे पक्ष के लिए लिख रहा है। यहाँ पर लेनदार लिखता है जिसको पैसा लेना है, और यहाँ पर देनदार लिखता है। इसे स्वीकार करना होता है, और यहाँ पर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये तो खुद प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ भुगतान स्वीकर्ता करता है, जो स्वीकार कर रहा है वो भुगतान करता है, और यहाँ पर लेखक भुगतान करता है। इतना फर्क है दोनों में। एक तरफ लेखक व्यक्ति वही है। अनादरण या नोटिंग कराना आवश्यक है, और अनादरण या निकराई आवश्यक नहीं होती है प्रतिज्ञा पत्र की। विदेशी बिल की 3 प्रतियां की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें केवल एक ही प्रति तैयार की जाती है प्रॉमिसरी नोट में। बिल का भुगतान या तो स्वीकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा का भुगतान वही करेगा जिसने प्रतिज्ञा ली है। मृत्यु या बिल के भुगतान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। लेखक की मृत्यु का बिल के भुगतान पर प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग व्यापारी और निजी दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। किसका, व्यापारी प्रतिज्ञा पत्र का दोनों के लिए होता है। पाने वाला इसका लेखक हो सकता है, जिसको पैसा मिल रहा है वही लेखक होगा, लेकिन यहाँ इसमें प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता, लेखक प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता। ये तो वही बात थी जो पहले थी, लेकिन फिर भी घुमाकर पूछ लिया जाता है। दायित्व सामूहिक होता है। इसमें दायित्व सामूहिक और व्यक्तिगत भी हो सकता है। यहाँ अगर ये अनादरण हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो यहाँ सभी पक्षों को सूचना देनी होती है, और अगर यहाँ अनादर हो जाता है तो इसकी सूचना देना सभी पक्षों को आवश्यक नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका प्रतिज्ञा पत्र और चेक में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा पत्र इसमें 2 पक्ष होते हैं, लेखक और प्राप्तकर्ता। चेक में 3 पक्ष होंगे, कौन? एक लेखक होगा, एक स्वीकर्ता, और एक होगा प्राप्तकर्ता। प्रतिज्ञा पत्र का लेखांकन नहीं होता है, लेकिन चेक का लेखांकन होता है। इसका भुगतान लेखक करता है प्रतिज्ञा पत्र का, और प्रतिज्ञा मतलब प्रोमिसरी नोट, और इसका भुगतान बैंक करेगा। लेनदार द्वारा यह देनदार द्वारा दिया जाता है, और यह लेनदार द्वारा लिख कर दिया जाता है। यह प्रतिज्ञा पत्र है, ये आज्ञा पत्र होता है। चेक क्या होता है, आज्ञा पत्र होता है।
यह ऋण लेने का साधन है, उधार लेने का साधन है और यह विनिमय का माध्यम है। इसके द्वारा क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। यह माँग पर कुछ समय बाद देय होता है। यह जब भी माँगोगे तभी देना होता है। ठीक है? तो यहाँ तक बात हो गई है। अब मेन बात आती है जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल अलग दिया हुआ है, हुंडी। अब बात करेंगे हम हुंडी की, हुंडी क्या होता है? देखिए हुंडी को देखते हैं तो इसमें देखिए, यह माना जाता है कि हुंडी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है पहली बात और संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो है आपका हुंड। क्या है? हुंड। पुराने आपने बड़े-बूढ़े कभी देखे होंगे, कभी उनके पास बैठना, तो वो कभी-कभी गुस्से में कहते थे, क्या कह देते हैं? कि हाँ, मुझ पे है तेरा हुंड, मुझ पे रखी है हुंड, हुंड मतलब पैसा। तो हुंड शब्द से हुई है और हुंड शब्द का रियल में क्या अर्थ होता है? तो हुंड शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना या फिर इकट्ठा करना या फिर संग्रह करना। ठीक है? ये इसका अर्थ होता है, किसका? हुंड शब्द का। तो इसका मतलब इस प्रकार जो व्यापारी जिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपना उधार का रुपया, जो उसने उधार दे रखा है, उसको एकत्रित करता है, जिस कागज को दिखाता है कि देखो ये लिए थे आपने पैसे मुझसे, तो जिस आधार पर वह पैसा इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। तो ये याद रखना, हुंडी हुंडी शब्द से मिलकर बना है। हुंड शब्द का अर्थ है इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्ट करना और किस भाषा का शब्द है ये? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है? और हमारे देश में हुंडी का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। यह प्रांतीय भाषा में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन-सी भाषा में लिखी जाती है यह? प्रांतीय भाषा में, मतलब जिस प्रांत में भी है, जिस राज्य में है उसी में लिखी जाती है। जैसे हिंदी में हो सकती है ये, गुजराती में हो सकती है, गुजरात वाले गुजराती में लिखेंगे, तेलुगु में हो सकती है, उड़िया में हो सकती है, मराठी या मुड़िया में भाषा में ये हुंडी हो सकती है। अच्छा, यदि बात की जाए यहाँ पर वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में जो हुंडी है, हुंडी के स्थान पर प्राय क्या होता है? विनिमय विपत्र का प्रयोग किया जाने लगा है। तो हुंडी के स्थान पर अब क्या यूज़ होता है? विनिमय विपत्र। ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा है हुंडी के स्थान पर। हुंडी को भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हुंडी को ये बात याद रखना आपको दे सकता है कि बताइए निम्न में से कथन कौन-सा गलत है? तो आपको यहाँ याद रखना है, ये हो सकता है सम्मिलित किया जाता है, ये लिख दे हुंडी के बारे में। तो आपको याद रखना, इसको भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में शामिल नहीं किया जाता है। सामान्य परिभाषा अगर आप देखें हुंडी की तो क्या होगी? तो देखिए हुंडी लिखित शर्त रहित आदेश पत्र होती है जिसमें लेखक द्वारा व्यक्ति विशेष को आदेश देता है कि इसमें लिखी रकम को या इसमें लिखे व्यक्ति को उसके आदेशित व्यक्ति को या वाहक को लिखे समय के अनुसार भुगतान कर दे। तो ये इसकी क्या है यहाँ से डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन इतनी नहीं पूछी जाती, बस ये था कि आपको मीनिंग पता हो क्या है और अब इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाना है, ये आपको पता रखना है और इसको भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में शामिल नहीं किया जाता है हुंडी को, ये भी आपको याद रखना है। और क्या है फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे इसमें सर्वप्रथम अपना इष्ट देव का नाम होता है, जिस देव को भी मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं उसका नाम लिखा होता है। इसमें लेनदार इसको कौन लिखता है? लेनदार लिखता है जिसको पैसा लेना है। इस पर आवश्यक टिकट लगाए जाते हैं। इसका भुगतान या तो तुरंत या फिर निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। यह किसी भारतीय भाषा में लिखी जाती है। यह किसी में लिखी जाती है? किसी भारतीय भाषा में लिखी जाती है। ठीक है? इसमें लेखपात्र के नाम से पूर्व आदर शब्द सूचक शब्द लिखे होते हैं। धनराशि को आधा या दूना करके भी लिखा जाता है। इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर और अंत में मतलब दाईं ओर मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, राइट साइड। ठीक है? इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर कहाँ होंगे? अंत में दाईं तरफ होते हैं, जैसे इधर, इधर सिग्नेचर होंगे। इसमें तिथि विक्रमी संवत के अनुसार अंत में लिखे होते हैं। यह पत्र की तरह ही लिखी जाती है हुंडी। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी हुंडी की जो कि आपको
पता होनी ज़रूरी है। हुंडी के प्रकार भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और ये तो आपका देखिए वैसे बिज़नेस में भी आपसे पूछ लिया जाता है। बिज़नेस का ये टॉपिक है, बिज़नेस में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो प्रमुख हुंडी प्रमुख रूप से हुंडियाँ जो होती हैं, वो निम्न प्रकार की होंगी, जैसे दर्शनी हुंडी। इस हुंडी का भुगतान जैसे ही माँगने पर या पेश करने पर तुरंत किया जाता है। अगर आपके सामने ये हुंडी आती है, तो आपको तुरंत इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस पर टिकट नहीं लगाए जाते हैं और धारक को चाहिए कि उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए उचित समय में प्रस्तुत करे। ऐसा ना हो जो आपसे आज ही हुंडी लिखवाइए कल को पैसा लेने आ जाए, नहीं, उचित समय पर। समय ज़रूर दे उसको पेमेंट करने वाले को, तभी पेमेंट के लिए प्रस्तुत करे इसको। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिखाने पर तुरंत भुगतान करना होता है। दूसरी होती है सावधि हुंडी, जैसे आपका निम्न में पत्र होता था, ऐसे ही सावधि होती है। इसमें मुद्दती, जैसे फिक्स होता है ना, फिक्स, ऐसी टर्म्स हुंडी होती है। यह मुद्दती या मियादी हुंडी भी कहते हैं। इस हुंडी का भुगतान एक निश्चित समय के बाद किया जाता है। एक निश्चित समय के बाद इसमें इसका भुगतान किया जाता है। इस पर स्टाम्प लगाना भी अनिवार्य होता है सावधि हुंडी पर। वहाँ स्टाम्प लगाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्टैम्प लगाना ज़रूरी होता है। तो स्टाम्प लगाना ज़रूरी होता है किस पर? सावधि हुंडी पर। एक होती है आपकी नामजोग हुंडी। इसका भुगतान इसमें लिखे व्यक्ति को करना होता है, जिसमें भी आदेश दिया गया है जिस व्यक्ति को, जिसका भी नाम इसमें लिखा हुआ है कि किसको भुगतान करना है, उसी को भुगतान करना होता है। इसके स्वामित्व हस्तांतरण ट्रांसफर के लिए हुंडी का बेचान करना आवश्यक होता है। अगर आपको इसको नाम इसका हस्तांतरण करना है, स्वामित्व बदलना है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, बेचान करना पड़ेगा। धनीजोग हुंडी, धनी का आशय स्वामी या मालिक से है। इस हुंडी का भुगतान उस व्यक्ति को ही किया जाता है जिसका नाम इसमें लिखा हुआ होता है। हुंडी का बेचान नहीं किया जा सकता। इसकी देखिए क्या विशेषता है कि धनी जोग में उन इसमें इसका बेचान बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एक है सहजोग हुंडी। सहजोग, सहा उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा होती है। इस हुंडी का भुगतान शहर के साहा द्वारा किया जाता है या फिर साहा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर उस व्यक्ति को प्रमाणित किया जाता है जिसका नाम हुंडी में लिखा जाता है। या तो साहा को ही भुगतान करना है या जिसका नाम वो प्रमाणित करेगा, वेरीफाई करेगा। तो जिसके नाम को वेरीफाई कर रहा है कौन? साहा, जो विशेष व्यक्ति होता है उस स्थान का, उसी को ये दिया जाता है। जवाबी हुंडी, इस हुंडी का प्रयोग धनराशि को बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है? प्रयोग बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। यह हुंडी जवाबी इस कारण कहलाती है क्योंकि इसका भुगतान पाने के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा धन की प्राप्ति की सूचना धन की प्राप्ति की सूचना अ, किसको? पाने वाले के पास भेजनी अनिवार्य हो जाती है। ठीक है? तो जो पाएगा ये किसकी तरह है? जैसे अब हमारा ड्राफ्ट चलता है, बिल्कुल जैसे हम ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो ये ड्राफ्ट की तरह है। जैसे ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो ये ड्राफ्ट की तरह ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखनहार हुंडी। इस हुंडी का भुगतान उस हुंडी के वाहक को किया जाता है। इस हुंडी का बेचान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका जोखिम हुंडी। इस हुंडी का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। हुंडी के भुगतान में यह रहती है कि माल सुरक्षित पहुंचने पर इसका भुगतान किया जाता है। जैसे माल आपका पहुंचा, तो ये हुंडी माल के साथ रहेगी। आप जो भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे बिल होता है, तो माल मार्ग में नष्ट हो जाता है, तो इसका भुगतान किया जाता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यदि माल मार्ग में नष्ट हो जाता है, तो इसका भुगतान नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना, इसका भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है? इसका भुगतान नहीं किया जाता है, ये इसमें एरर थी। तो देखिए जोखिम हुंडी क्या है? आपसे कहा जाएगा कि देखिए आपको माल भेजा जा रहा है 50,000 का, ठीक है? अगर आपके पास ये माल सही सलामत पहुंच गया, तो फिर इसका भुगतान आपको करना है
और यदि ये आपके पास सही सलामत नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत नष्ट हो जाता है, तो फिर इसका आप भुगतान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको एंटर कर लें, ये हो जाएगा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फरमान जोग हुंडी। उस इस हुंडी का भुगतान करने वाले के फरमान, फरमान मतलब आदेश पर देने पर ही भुगतान किया जाता है। इसका भुगतान पाने वाला हुंडी का बेचान किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। तो ये कैसी हुंडी है? जिसको पैसा लेना है वह आदेश देगा कि आप एक काम कीजिए, मेरी तरफ से आप भुगतान मुझे ना देकर इस व्यक्ति को भुगतान दे दीजिए। ठीक है, उस व्यक्ति का उसमें नाम लिखेगा वो, मतलब इसका बेचान कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। किसका? फरमान जोग हुंडी का। फरमान मतलब आदेश, आदेश दे देगा कि आप इसका भुगतान किसी इसको कर सकते हैं जिसका मैं नाम बता रहा हूँ। हुंडी कैसी होती है आप देख सकते हैं, देखिए मुद्दती हुंडी या सावधि हुंडी का यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर टिकट होता है, यहाँ पर देवता का नाम लिख देते हैं, देव का जिसको भी मानते हैं, और पैसे लिख दिए जाते हैं, और साथ में डेट भी लिख दी जाती है। ठीक है, किसको देना है, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाते हैं लिखने वाले के। ठीक है, तो ये हो गया आपका हुंडी के आ, हुंडी के टाइप। अब देख लेते हैं विनिमय विपत्र और हुंडी में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया है, अब आप इसको इस टेबल के माध्यम से ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन टेबल को आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसमें समझानी पड़े या आपका टाइम वेस्ट हो। प्रतिज्ञा पत्र या हुंडी में अंतर दिया हुआ है, देखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से है आपका प्रतिज्ञा पत्र में हुंडी और अंतर। आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये था इसका मीनिंग था, और सॉरी अर्थ, अंतर दिया हुआ था। देखिए एग्जाम में वैसे ये नहीं पूछी जाती है, आपको इसकी क्या ही शर्तें थी, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि अंतर भी पूछे जा सकते हैं, तो देखिए ये अंतर हमने आपके लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। आपको अगर वीडियो में ही रोक कर देखने हैं, तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, आपको चाहिए इसके नोट्स, तो कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। हक आपका। टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, अब इसका एक पार्ट और बनाएंगे, और उस पार्ट में क्या करेंगे कि जो विनिमय पत्र है, बैंक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या क्या इसके लेखे होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, इन चीजों को भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए जिन एग्जाम में ये पूछी गया है, जहां पर ये टॉपिक है, वहां पर इसकी जनरल एंट्री भी पूछ ली जाती है। जैसे विनिमय विपत्र को जब रद्द करते हैं तब क्या एंट्री होती है, ठीक है, या ये रद्द हो जाता है तो जब निक्राई के लिए देते हैं, तो निक्राई व्यय की क्या एंट्री होती है, ये सभी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। इसके बाद हमारा अकाउंट्स पूरा हो जाएगा, फिर हम बिजनेस की तरफ चलेंगे, और बिजनेस भी हमारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।